साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं पीएन दास कॉलेज पलता, पश्चिम बंगाल, जिला नॉर्थ 24 परगना सर, नॉर्थ 24 परगना के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के हैं मान्यवर डॉक्टर अजय चौधरी जी। आज मैं इनके घर चलकर आया हूं और इनसे मुझे ओबीसी पर इंटरव्यू लेना है। सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी सर। साथियों, युवा पीढ़ी में माननीय प्रोफेसर साहब, मैं देखता हूं कि इनकी कलम चलती है और विशेष करके मूल निवासी जो हमारे विचारधारा के महापुरुष हैं, उन्होंने कैसा त्याग किया, संघर्ष किया, लड़ाई किया, और हमारे बौद्धिक समाज में ऐसे युवा वर्ग आ रहे हैं। इससे लगता है कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है वो ज़रूर हमारे लोगों के बीच पहुंचेगी और आप सबके बीच से ही पहुंचेगी सर। इस पर आप लोगों का योगदान बहुत होगा, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग जो ही हुआ वही समाज को लाया इस हाशिए से उठा करके इस स्तर तक। तो मेरा सवाल है सर कि 3-4 सवाल है, मैं एक ही बार पढ़ता हूँ और उस पर आप रखेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले भी ओबीसी पर मैंने लिया है। एक तो ये कि सर कि ओबीसी जनगणना पर सरकार बात नहीं करना चाहती है, ऐसा क्यों है? दूसरी बात कि ओबीसी अपनी जनगणना के प्रति कितना जागरूक हैं। तीसरा कि ओबीसी अपने हक और अधिकार की बात करने की बजाय आज पाखंड में फंसा हुआ है। बशर्ते इस भारतवर्ष के जितनी भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, सभी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दिख रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ओबीसी ही एक ऐसा है, न जाने किस हाशिए पर चला गया इस मामले में, कि वो अपने हक अधिकार की बात समझता नहीं, लड़ाई नहीं करता। तीसरा सवाल है सर कि ओबीसी अपने को शूद्र मानने के बजाय वो एससी, एसटी को ही शूद्र मानता है। 4 वर्ण बने हुए भारतीय व्यवस्था में, तो उसमें ब्राह्मण ऊपर है, वो अपने को श्रेष्ठ मानता है और उच्च है, और नीच बनाया उन्होंने शूद्र को, और शूद्र ही असली ओबीसी है। लेकिन ओबीसी के दिमाग में है कि शूद्र तो एससी, एसटी के लोग हैं, और अपने को ओबीसी, एससी, एसटी के सामने श्रेष्ठ मानता है। ऐसा क्यों? क्या वो हमारे महापुरुषों की बताई हुई बातों को भी नहीं समझ पाया? और अंतिम सवाल ये सर कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण मिला है, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने संघर्ष किया, क्या 27% आरक्षण ओबीसी मान लिया है कि यही हमारे लिए बहुत है, जबकि 55 से 60% ओबीसी की संख्या है। तो बाबा साहब आरक्षण एक समस्या का समाधान नहीं बताए थे। समस्या का समाधान उन्होंने प्रतिनिधित्व बताया कि हमारी समस्या तभी होगी जब प्रतिनिधित्व मिलेगा, और नहीं तो समस्या हल होने वाली नहीं है। तो ओबीसी अपने प्रतिनिधित्व की बात करने के बजाय पाखंड में फंसा हुआ है और वह आंदोलन नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या राज है? इस पर ही मैं आपसे चाहूँगा कि अपनी बात को रखेंगे सर, ताकि दुनिया और जनता जाने, और हमारे दुनिया जनता को नहीं जाने, हमें ओबीसी जान पाए सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार और जय भीम सभी साथियों को। सबसे पहले तो मैं रामजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मेरी बातों को, मेरी विचारधाराओं को एक साक्षात्कार के माध्यम से बहुजन समाज की विचारधाराओं को, मूल निवासी की विचारधाराओं को प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे योग्य समझा। आपने जितने सारे सवाल उठाए हैं ओबीसी को लेकर, मुझे लगता है ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है
कि अभी की जो राजनीतिक व्यवस्था है लगातार बहुजन समाज को एक एक तरह से कहा जाए तो हाशिए की तरफ धकेलता जा रहा है। आरक्षण जबकि सामाजिक न्याय की बातें हैं, वर्तमान राजनीतिक दल इसे सामाजिक न्याय की बातें ना मानकर केवल नौकरी में आरक्षण के तत्व तक ही सीमित कर रखा है, जबकि ये सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय की बातें करती है। अब आपके जो महत्वपूर्ण सवाल है ओबीसी को लेकर, जिसकी जनसंख्या लगभग 65% है पूरी जनसंख्या के बराबर में, और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी उनकी मानसिकता आज भी जागृत क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? तो कई बिंदु हैं जिस पर अगर हम विचार करें तो स्पष्ट समझ में आएगा कि उनकी विचारधारा क्या है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्हें आरक्षित वर्ग के अंतर्गत रखा, तो वे स्वयं को आरक्षित वर्ग के लिए अपने आप को आरक्षित वर्ग में स्वीकार क्यों नहीं करते? बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण 5 सवालों को उठाया। ये 5 सवाल का मैं जवाब अपनी विधा के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। सब पहला सवाल है, मैं फिर से सवाल को पढ़ता जाऊंगा और एक सवाल का जवाब मैं देता जाऊंगा। ओबीसी जनगणना पर सरकार बात करना नहीं चाहती, ऐसा क्यों? तो ये मेरा व्यक्तिगत विचारधारा है कि जनगणना खासकर जाति के आधार पर सरकार करना नहीं चाहती है। इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार आम लोगों के पास जाति आधार पर जाति लोगों की संख्या को बताना नहीं चाहती है, लेकिन जाति पर राजनीति करना चाहती है सर। पर जाति पर राजनीति करना चाहती है। जाति पर राजनीति करने की वजह से तो विगत 15-16 अगस्त को एक संसद में अधिनियम पारित किया गया कि जो जनगणना का आधार केंद्र तक सीमित थी, वो जनगणना का आधार फिर से राज्य के हाथों में आ रही है। अर्थात ओबीसी को केंद्र में रखकर राज्य सरकार चाहे जिस जाति को, जो जाति राजनीतिक में सहायक हो या वोट बैंक बन सके, उन सारी जातियों को ओबीसी में स्थान दे सकता है। लेकिन यहाँ केवल राजनीति हो रही है। सर उस पर एक बात बोलेंगे। संसद में बहस कर रहे थे अखिलेश जी ने, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी में बहुत सारी जातियां ला रहा है, तो ये रूम जो बनाए हुए हैं इस रूम को बड़ा कर दीजिए। उनका कहने का अभिप्राय क्या? जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि पिछले मैंने एक वीडियो पर देखा था न्यूज चैनल पर, अखिलेश जी संसद भवन में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कहा था कि विस्टा, सेंट्रल विस्टा बन रहा है। सेंट्रल विस्टा बनाने का जो मूल उद्देश्य है सरकार का, कि वो चाहते हैं कि जो सांसद वहां बैठते उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या अधिक हो गई है, असुविधा होती है, तो उन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाकर उन लोगों को बैठने की हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किया था। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर हम जब बहुजन समाज के अंतर्गत ओबीसी की बात आती है, तो जनगणना की बात वो इसलिए नहीं करना चाहते कि वे उनकी जाति की उपस्थिति को, जाति की शक्ति को दिखाने की सदिच्छा सरकार के अंतर्गत नहीं है। इसलिए वो जनगणना को एक सिरे से खारिज करती और कहीं बहस तक नहीं करती या बहस का मुद्दा तक बनने नहीं देती। लेकिन वोट चाहती है सर। बिल्कुल, तो ओबीसी को क्या करना चाहिए? वोट चाहती है, ओबीसी को संगठित रूप में आगे बढ़ना होगा। ये 27% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनकी संख्या के अनुसार वो आरक्षण बहुत कम है। अखिलेश जी ने बात कही है संसद में कि आप सेंट्रल विस्टा इसलिए बना रहे हैं कि जो सांसदों की संख्या बढ़ी है उससे बैठने में असुविधा हो रही है। यहाँ पर 65% जनसंख्या जो ओबीसी की है और उसमें केवल 27% अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, तो वो जनसंख्या की तो आधी आबादी ऐसी ही बात होगी। उसके आधार पर ओबीसी की भी दो जातियां आ जा रही है। 2700 जातियों को ओबीसी के अंतर्गत रखा गया। इन 2700 जातियों में केवल 1000 जातियां जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है और आरक्षण का लाभ पाती है। वो 1000 आती है, लेकिन उन 1000 में भी आरक्षण का लाभ केवल 227 जातियां ही पाती है। 2700 जातियों में केवल 227 जातियां जो आरक्षण का लाभ पा रही है क्रीमी लेयर के अंतर्गत, और इतनी जो बाकी के जो बचे ओबीसी समुदाय के लोग हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। उनसे वंचित रह जाने का मूल कारण आपने उठाया, कितनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी वो अपने अधिकार के लिए सजग क्यों नहीं, वो संघर्ष क्यों नहीं कर रहे?
आपने प्रश्न उठाया, जी इस प्रश्न का भी जवाब यहीं पर आपको मिल जाएगा कि उनके अंदर जागरूकता का पूर्णतः अभाव है। जी ये जागरूकता शिक्षा के आधार पर होती है। लेकिन मैं कई ऐसे ओबीसी मित्रों को देख चुका हूं जो शिक्षित होने के बावजूद भी परंपरावादी विचारधारा से बंधे हुए हैं। शिक्षित है पर वैज्ञानिक चेतना का अभाव है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित होना और वैज्ञानिक चेतना का आना ये दो अलग बातें हैं। जी एक जगह उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब वो 17 विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के माध्यम से विदेश भेज रहे थे पढ़ने के लिए, तो उस जगह पर उस 17 लोगों ने उनको धोखा दिया, उनकी विचारधाराओं को प्रचार प्रसार नहीं किया। इनका मूल कारण ये है कि उसमें चेतना का विकास नहीं हुआ था। जिस चेतना के आधार पर बाबा साहब अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन चेतना का अभाव उन शिक्षितों में नहीं थी। वही आज ओबीसी जाति में हमें देखने को मिल रही चेतना का पूर्णतः अभाव। कुछ ओबीसी जातियां जागरूक है, लेकिन एक दो अगर जागरूक हो या 2700 जातियों में केवल 227 जागरूक हो तो मैं इसे अपवाद मानूंगा। एक क्रांति लाने के लिए आरक्षण के क्षेत्र में सभी जातियों को, ओबीसी की सभी जातियों को आगे आना होगा। जब तक संगठित रूप में संघर्ष नहीं होगी तब तक वो अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं होंगे, और जब तक वो सचेत नहीं होंगे राजनीतिक उनका लाभ लेती रहेगी वोट बैंक के रूप में। लेकिन सर उनके सारे आंदोलन को उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि उसको वो जब तक व्यवस्था को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें राजनीतिक चेतना भी नहीं आएगी और सामाजिक समझ भी नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। कारण ये कि ओबीसी समाज के लोग जो हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो आरक्षित वर्ग से है। जी इनके पीछे का कारण ये है कि वे सारे के सारे लोग परंपरावादी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और व्यवसाय से जुड़े होने के कारण धन का पल्ला कस कर पकड़े हुए हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय उन्हीं के आधार पर चलता है। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं सर कि ओबीसी जो व्यवस्था धर्म को ओढ़ करके बैठा हुआ है, जी इसी नाते अगर मूल निवासी आंदोलन जब हुआ है और समाज सुधार की बात आई है, तो सबसे ज्यादा ओबीसी के ही समाज सुधारक पैदा हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब बाबा साहब कह रहे हैं, फूले को ही ले लीजिए, ओबीसी समाज के ही हैं। ललित सिंह यादव हैं, ललय सिंह हैं, जिनको हम लोग उत्तर भारत के पेरियार कहते हैं। साहू जी हैं, साहू जी महाराज हैं। जी आपने तो ऐसे ऐसे नाम गिना दिए जो ओबीसी समुदाय से हैं और ओबीसी समुदाय के विकास के लिए भी कार्य किए हैं। लेकिन वर्तमान समय में देख रहा हूँ कि ओबीसी सोई हुई जाति सी लग रही है, केवल राजनीतिक उनका लाभ ले रहे हैं। तो सर ये बहुत ही हास्यास्पद है कि जिस समाज का, ओबीसी समाज की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा और संघर्ष और आंदोलन करने वाले ओबीसी के ही महापुरुष, फिर भी ओबीसी की हालत। बस एक सूत्र में मैं कहना चाहूंगा, शिक्षित है पर वैज्ञानिक चेतना का अभाव है, जिसकी वजह से वो धार्मिक पाखंड में बंद कर अपनी मानसिक चेतना को खो चुके हैं। जी 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 बिल्कुल सही सर। अगला सर कि ओबीसी अपने को शूद्र नहीं मानता, वो एससी एसटी को मानता है। ओबीसी को सिर्फ अपने पास बैठा लिया तो ओबीसी समझ लिया कि हमको बराबर का दर्जा मिल गया, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था में ओबीसी का बदलाव नहीं किया। ओबीसी अपने को यही समझता है कि मैं वैश्य हूँ। बिल्कुल। तो जिस दिन लक्ष्मण यादव अभी जो दिल्ली के प्रोफेसर हैं, जी और मैं कह सकता हूँ कि शिवशंकर सिंह यादव जो अपने को शूद्र शिवशंकर सिंह यादव लिख रहे हैं, आजमगढ़ के रमाकांत यादव सांसद भी रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे ओबीसी को जो है अपने आगे शूद्र लगाना चाहिए। लेकिन सिर्फ शुद्ध, हम तो कहते हैं कि शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं, शुद्र को समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना, इसके पहले मैंने आपको जवाब दिया था, चेतना का विकास होना। जी जी। जब तक चेतना नहीं आएगी बहुजनों के अंतर्गत ओबीसी जाति का विकास संभव नहीं है। और चेतना के लिए केवल शिक्षित होना नहीं, वैज्ञानिक तर्क को आधार बनाना भी मूलभूत तत्व के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आपका एक अगला सवाल था, ओबीसी अपने आप को सवर्ण की ओर, माने सवर्ण जाति समझने लगे।
इसके पीछे का भी कारण ये है, मैंने अभी एक तथ्य आपको दिया था, 27 तो जातियां हैं जिसको बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने स्थान दिया तो ओबीसी जाति के अंतर्गत। उन 2700 जातियों में केवल 1000 जातियां हैं जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है। तो जो 1700 जातियां हैं वो निश्चित रूप में आर्थिक रूप में संपन्न है, व्यावसायिक है। 1700 जातियां जो ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, 1000 क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है, और उसमें केवल 227 जातियां जो क्रीमी लेयर का लाभ ले रही है। तो देखा जाए कि 2700 जातियों में केवल 227 जातियां जो है वो क्रीमी लेयर का लाभ लेकर स्वयं में को आरक्षित समझ रही, बाकी जातियां अपने आप को आरक्षण से अलग और अपने आप को समझ रही। मुझे समझ में आता है सर कि जो सत्तारूढ़ सरकार है, वो सरकार जिस पार्टी की बनी है, वो पार्टी की हार्दिक दिली इच्छा मुझे नहीं लगता है कि ओबीसी की समस्या को समाधान करने के लिए है, बल्कि मुझे लगता है कि ओबीसी की समस्या को और उलझाना चाहते हैं। एक तो उन्होंने पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया, और उसके पहले ही क्रीमिलियर कह दिया। पूरा दे करके और क्रीमिलियर की बात करो तो हमारे ओबीसी समझ पाए और देश की जनता समझे और सरकार के साथ जाए कि नहीं आपने अच्छा काम किया। लेकिन आपने तो ओबीसी का आरक्षण ही पूरा नहीं दिया। अभी दिलीप मंडल जी का ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि ला में तो ओबीसी 0 है, और कांशीराम जी जिंदा थे। ओबीसी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम हो हल्ला और पीछे भीड़ बनकर न चलें। कांशीराम जी ने सर्वे करके मरे हैं। उस समय आया था कि आईएएस आईपीएस में शूद्र बल्कि आगे हैं, ये नहीं शूद्र, एसी एसटी आगे हैं, ओबीसी बिल्कुल नगण्य के बराबर। तो इस बात को ओबीसी को चेतना जानी चाहिए, ताकि ओबीसी समझे इस बात को कि नहीं, अबे हमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए हमें हक और अधिकार का आंदोलन करना होगा। तो मुझे सर अंत में यही हम कहेंगे कि मुझे 5 मिनट चाहिए सर, आप ओबीसी जी को संदेश दीजिए इस चैनल के माध्यम से कि हम बुद्धिजीवी वर्ग को विशेष करके क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा अनपढ़ समाज आज के ज़माने में महापुरुषों को बताने के बाद बदल रहा है। एक तो व्यवस्था से गुलाम है, और एक अपने कर्महीनता के कारण गुलाम है। कारण है कि वो अपनी पत्नी को दोष देते हैं, खुद को दोष नहीं देते हैं कि हम शिक्षित हैं, अपनी पत्नी को बदल पाए, अपने बच्चे को बदल पाए, अपने भाई बहन को समझा पाए, और वो दोष देते हैं कि बदल नहीं पाते हैं। तो अक्षम तो वो हैं। तो ओबीसी समाज को ये बताना पड़ेगा सर कि नहीं, हम हाशिए पर सिर्फ अपनी करनी से हैं। आज के डेट में आंदोलन करेंगे तो सरकार भी घुटने पर आएगी। तो इसलिए ओबीसी पर आप बताएं सर कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि शिक्षित वर्ग धोखा दे रहा। ओबीसी जब तक इस देश की सत्ता पर स्थापित नहीं होगा, तब तक यह देश पाखंड में जलता रहेगा और ऊंच नीच भेदभाव आता रहेगा। उसके मिसाल है छत्रपति साहू जी महाराज। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति को परखते हुए यदि अब भी आप जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली कई पीढ़ियां गुलाम की स्थिति में ही रहेगी। मैं कुछ तथ्य और आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वर्तमान सरकार कैसे आपका उपयोग कर रही है। सर्वप्रथम मैं मंडल कमीशन की बात को बताना चाहूंगा, जहां पर उन्होंने 50% आरक्षण की मांग रखी थी, जिसमें 27% ओबीसी का, 22.5 एसटी एससी का, और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 2%। कुल मिलाकर 49.5% है। और अभी की वर्तमान सरकार ने आर्थिक तौर पे सवर्णों को भी आरक्षण दे चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 60% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन सबसे मुद्दे की बात ये हो जाती है कि इतने आरक्षण होने के बावजूद भी आज बहुजन समाज के अंतर्गत जो ओबीसी समाज है, वो आज इस आरक्षण का लाभ कितनी हद तक ले पाती है या न ले पाने के पीछे का कारण क्या है। तो सीधी सी बात है, हम थोड़ी सी इतिहास 1-2 वर्ष पीछे के इतिहास की ओर तरफ जाते हैं। तो ओबीसी की गणना, जनगणना की जब बात हो रही थी, तो ओबीसी की जनगणना की बात पहले राज्य सरकार के अंतर्गत थी। इस ओबीसी की जनसंख्या को जानने के लिए
केंद्र सरकार ने सत्ता अपने पास लेती, उनके संसद में एक प्रावधान लगाकर उनकी शक्ति को क्षय कर केंद्र सरकार में मिला लेती, जिस पर विपक्षियों ने हो हंगामा करता है कि ये राज्य सरकार को ये अधिकार था तो केंद्र सरकार ने क्यों ले लिया। अंत ये फिर अगस्त महीने में फिर एक पारित कर वो अधिकार राज्य को दे दिया गया। अर्थात देख रही है वर्तमान सरकार, देख रही है कि ओबीसी को वोट बैंक के लिए कैसे तैयार किया जाए। 2024 के अंतर्गत 5 राज्यों में चुनाव, उत्तर प्रदेश में है, मणिपुर है, कर्नाटक है, राजस्थान है, गुजरात है। और यहाँ की गुजरात की गुर्जर जाति है, सॉरी गुजरात की पटेल जाति है, राजस्थान की गुर्जर जाति है, हरियाणा की जाट जाति है और महाराष्ट्र की मराठा जाति है, जो ओबीसी में अपना स्थान बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। ये संघर्ष कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि इन सभी को ओबीसी के अंतर्गत लाया जाए प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चाहती कि ये सारी जातियां जो वो ओबीसी बन जाए, क्योंकि ओबीसी को आधार बनाकर ही राजनीति करनी है। उन्होंने फिर से राज्य सरकार को अनुमति दे दी कि आप ओबीसी की जातियों को फिर से तैयार करें। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक आधार पे जो सरकार, जो राजनीतिक दल व्यवस्था में है, वो अपने अनुसार बहुजन समाज के अंतर्गत जो ओबीसी जाति है उनको जाति ओबीसी के अंतर्गत रखेगी, उसे अपना वोट बैंक बनाएगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत मुद्दे की और बहुत पते की बात है कि ओबीसी जाति की तो संख्या बढ़ाई जा रही है क्योंकि उसे वोट बैंक बढ़ाना है, लेकिन जब बात आती है आरक्षण की तो वही 27% आरक्षण में भी उन सारी जातियों को लाकर रखा गया। इसका भी आपने एक प्रश्न उठाया था कि आरक्षण जो है 27% क्या ओबीसी के लिए महत्वपूर्ण है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ओबीसी जनसंख्या, ओबीसी जातियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आरक्षण वही है। यही सोचने की बात है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी अधिक हो अधिकारी। इस मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि ओबीसी की स्थिति जैसे पहले थी आज वैसी है। अखिलेश यादव ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक घर में सभी को ठूस दो तो स्थिति ओबीसी की साथ हो रही है। सर तो ओबीसी ये मानने को के युवकों को, खासकर मैं उन नव युवकों को संदेश देना चाहूंगा कि हमारी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ियां जो कर गई हैं, अब वो हमें नहीं करना है। देश में अगर बदलाव लाना है तो हमारी मानसिक सोच बदलनी होगी, हमारी दिशा बदलनी होगी, संघर्ष की नीति बदलनी होगी। हमें राजनीति में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपने संविधान के प्रदत्त जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की रक्षा करनी होगी। और ये तभी संभव है जब आप शिक्षित होकर समाज में संघर्ष के लिए, अपनों के लिए लड़ने के लिए उतरेंगे। अन्यथा केवल किताबी बातें करके या वैचारिक बातें करके या धार्मिक रूप से पाखंडवाद करके अपने आप को कभी विकसित नहीं कर सकते हैं। समय है, संघर्ष के लिए तैयार रहें, तभी आप अपने अधिकारों को रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा जिस तरह से आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, ओबीसी की जनसंख्या बढ़ रही है, आरक्षण नहीं बढ़ रहा है, आरक्षण के अंतर्गत आपको रखा गया लेकिन आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग होना है, संघर्ष करना है, तभी हम बाबा साहब के उद्देश्यों को सफल कर पाएंगे। के लिए आगे आए तभी हमारा समाज विकसित होगा, बहुजन समाज विकसित होगा। बहुजन समाज की परिभाषा जो है, मूल निवासी की जो परिभाषा है वो विस्तृत है, जिसमें ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आदिवासी, ये सब मूल निवासी हैं। सर 1 मिनट में चाहूंगा, ओबीसी आंदोलन करना क्यों नहीं चाहता है? 1 मिनट। ओबीसी आंदोलन करना नहीं चाहते क्योंकि वो परंपरावादी नियमों में बंधी हुई है, उससे वो मुक्त होना नहीं चाहती है। वो आपको मैंने कहा ना कि आर्थिक रूप से संपन्न होने की वजह से उन्होंने संघर्ष को नहीं झेला। लेकिन हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ियां तो गुलाम होंगी। यही तो स्थिति बनी हुई है हमारे बहुजन समाज के लोगों की, ओबीसी समाज के लोगों की। वो संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, यथा स्थितिवादी है, जो स्थिति में उसी स्थिति में है। और आज स्थिति देख लीजिए, मेडिकल में 27% की आरक्षित दे दी गया है, लेकिन सीट नहीं भर रही है। सर मुझे अंतिम इस चैनल के माध्यम से ओबीसी, क्या हमारे देश के एससी एसटी ओबीसी के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, और ये एससी एसटी ओबीसी के जो आरक्षण पाकर नौकरी कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश? एसटी एससी समाज के जो लोग हैं जी,
ST SC समाज के जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको उनमें तो मैं जागृति देख पा रहा हूँ, वो सजग भी हैं अपने अधिकारों के प्रति। लेकिन ओबीसी की जब आप बात करते हैं तो मैं कहीं देख ही नहीं पाता हूँ कि ओबीसी के आधार पर आरक्षित वर्ग से आकर नौकरी पाए हैं, लेकिन उनकी जो रवैया वो सवर्ण जैसे ही हो जाता है। बहुत दुख की बात है, अधिकार लेने के बाद भी उनके अधिकार उनका सम्मान न करना। जिनके आधार पर आए, जिसने आपको अधिकार दिया, जिसके आपको आरक्षण की शक्ति दी, जिसके आधार पर आपने नौकरी पाया, उनकी विचारधारा को कभी आत्मसात तक नहीं करते। मैंने ऐसे कई युवाओं को देखा है। जी जी जी। आपने जो सवाल, बहुत दुख होता है खासकर ओबीसी समाज के युवकों से कि नौकरी पाकर भी वो संघर्ष के लिए प्रेरित नहीं होता, केवल अपनी सुख तक सीमित है। मैं नौकरी कर लूं, मेरी 2 पुश्तें ठीक रहेंगी। भाई ऐसे नहीं चलना, भविष्य के लिए संघर्ष करना होगा। आज मैं स्थिति में, अगर मेरी स्थिति अच्छी है तो केवल मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा, मैं अपने समाज के लिए सोचूंगा, क्योंकि हर इंसान का निर्माण व्यक्ति से नहीं समाज से होता है। जब वो समाज को विकसित करेगा तभी वो स्वयं को विकसित करेगा। इसलिए मैं ओबीसी समुदाय के लोगों से आग्रह करता हूं कि वो स्वयं को विकसित न कर समुदाय को विकसित करे, अपने समाज को विकसित करे, तभी आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। और ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जिस पर SC ST के लोग हैं लेकिन OBC के लोग नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे तो ला का क्षेत्र है, और भी ऐसे क्षेत्र हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं। विगत मैं कॉलेज सर्विस कमीशन की बात करना चाहूंगा, जहां पर ओबीसी की कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से सीट खाली रह गई। क्या वजह है? OBC हैं, ओबीसी है लेकिन सीट खाली रह सीट गई। खाली रह गई तो मैनिपुलेट हो रहा, मतलब आप समझिए, आपकी सीट और आपको नहीं दी जा रही। नहीं दी जा रही है। आज जबकि देश में सबसे बड़ी संख्या OBC की ओबीसी है, की है, योग्यता में भी, देखिए शिक्षा में भी। ऐसी स्थिति है। तो इस स्थिति को आप कैसे समझेंगे? आपको नौकरी मिल गई, आप चुप है, अपने अधिकार को पा लिए, तो दूसरे के अधिकार के लिए आप चुप कैसे रह सकते हैं? बहुत बहुत सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी उम्मीद है, और OBC समाज ही नहीं, SC ST OBC ये एक ही हैं, ये सभी शूद्र ही हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर अजय चौधरी जी ने जो बातें कही, काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने मौका दिया और ऐसे समय पर दिया कि आज हम किसी के घर में जा नहीं सकते, क्योंकि आज पाखंड की तूती बोल रही है और उसमें कोई हमारा भाई भी हमको अपने घर नहीं आने देगा, और सामाजिक कार्य करने के लिए तो और नहीं आने देगा। आपको इसलिए विशेष करके धन्यवाद कि आज छठ पर्व है और सभी आज सुबह से ही लगे हुए हैं, इवन 2 दिन से लगे हुए हैं, और आज सुबह से तो बात भी नहीं कर सकते अपने रिलेटिव से, हम तो दूर हैं, क्योंकि वहाँ अपनी साफ सफाई और पूजा करने में लगे हैं। और ऐसे समय में मुझे आपने 12 बजे बुला लिया और 4 बजे तक अपने घर रख रहे हैं, ये इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ सर। बहुत आज कोई धन्यवाद। अपने घर में हमें स्थान नहीं देगा, और सामाजिक कार्य करने के लिए तो और स्थान नहीं देगा। इसके लिए आपको और आपके परिवार को तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आपने इस पुनीत कार्य के लिए ऐसे समय में, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर। आज मुझे कोई घर नहीं जाने देगा। धन्यवाद सर, बहुत 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 बधाई सर आपको, ये भी राजू सर को, विनोद सर को, कि वे लोग भी आए और इस साक्षात्कार में शामिल हुए। और उन लोगों के तरफ से भी मैं मान्यवर अजय चौधरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ा सम्मान नहीं मिल सकता, आज मुझे समझ में आया कि सर आपसे मुझे जो सम्मान मिला है, हमको अपने एसी के घर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी अपने घर में नहीं जाने देगा, वो भी पूजा कर रहा है सर। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा। और एक वाक्य में सर कि ये SC ST OBC तीनों को सिर्फ राजनीतिक और समाज आर्थिक लाभ लेने के लिए, संवैधानिक लाभ लेने के लिए बाबा साहब ने बनाया है, उन्होंने SC ST को बांटा नहीं। बाबा साहब ने जो उपेक्षित जातियां थी, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो उपेक्षित जातियां थी, ओबीसी, ST SC और आदिम समाज की जो जनजातियां थी, इन सबको आरक्षण दिया। उन्होंने बांटा नहीं, वो इसलिए कि सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा में समानता होनी चाहिए, आर्थिक में समानता होनी चाहिए, ताकि हम देश के सभी लोग समान भाव से विकसित कर सके। देश की इकाई मनुष्य होती है, अगर मनुष्य विकसित ना हो तो देश कभी विकसित नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मूल निवासी के अंतर्गत ओबीसी भी है, ST SC भी है, आदिवासी भी है, और हम सभी की एकता ही इस देश के विकास में
अहम भूमिका निभाएगी। और बाबा साहब ने SC ST OBC सिर्फ संवैधानिक लाभ लेने के लिए बनाया, जबकि तीनों एक ही हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, उस समय कोई जाति और नहीं थी। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।